आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेशन से जल्दी से आप लोग जुड़िए, फिर हम अपने इस क्लास को शुरू करेंगे। देखो, एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर नंबर ये हमारा होगा 21, ठीक है। और इसमें आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बड़े मिक्स्ड अप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप लोग आइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि पसंद आता है तो। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी में आज हम मॉडल पेपर नंबर जीएस का 21 डिस्कस करेंगे। मोहम्मद कलीम जी, प्रतिभा जी एंड शाजमी जी, गुड आफ्टरनून। आ जाइए जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी से कनेक्ट हो, सेशन स्टार्ट होने वाला है। दीक्षु जी, राधे कृष्णा, जल्दी से आइए जल्दी। हाँ जी, तो देखो पहला सवाल देखते हैं आज का, शुरुआत कर लेते हैं। और ये वाला जो क्लास है ये बड़ा खास है, ठीक है। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट कलेक्शंस लिया है हमने। तो यहाँ मिक्सड अप क्वेश्चंस आपके अलग अलग विषयों के, कोई एक विषय के प्रश्न नहीं है। जैसे पहला प्रश्न अगर हम देखें, आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 ए के अनुसार जो 3 राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा, निम्न में से किस राज्य में एक जनजातीय कल्याण मंत्री, मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स होना अनिवार्य किया गया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ऐसा अनिवार्य किया गया है? भाई आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। आज का पहला प्रश्न को देखेंगे और इसका उत्तर बताइएगा। देखो दोपहर में आज बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे हैं इसमें। हाँ जी, चलिए पहले सवाल का उत्तर करिए सभी लोग। सवाल नंबर फर्स्ट देखें आज का, कमेंट सेक्शन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर करें सभी लोग। ऑडियो वीडियो नहीं जा रही है क्या आप लोग के पास में? काम करते हैं, मुझे लगता है सेशन शायद नहीं हो पाएगा। इवनिंग में इस सेशन को किया जाए क्या? एक बार ज़रा मुझे बताइए, इवनिंग में इस सेशन को किया जाए या अभी ही कंटिन्यू करें इसको? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स अभी आए ही नहीं हैं, फिर कैसे किया जाएगा इसको? चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं सब जुड़ जाएंगे क्योंकि इवनिंग में भी सेशन रखा हुआ है। पहला सवाल देखेंगे आज का। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार 3 राज्य हैं हमारे पास, झारखंड, छत्तीसगढ़। अच्छा, आवाज़ ही नहीं आ रही है, एक सेकेंड। आ तो रही है आवाज़, आप लोग कैसे बोल रहे हैं नहीं आ रही है? चलिए तो देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जनजातीय कल्याण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होना चाहिए? हमने कहा था आपको कि सेशन होगा इस वक्त में, आप लोग आ जाइएगा। चलिए, शायद नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, मैं आपको नोटिफिकेशन अभी शेयर कर देता हूँ। प्रतिभा जी आवाज़ आ रही है। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसका उत्तर हो जाएगा सही, उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर है। देखो इसके प्रावधान की अगर हम बात करें, शुरुआत में ओरिजिनली बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए था। तो 94वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, तो देखो 94वां जो संविधान संशोधन था 2006 वाला, इसमें बिहार को इस दायित्व से मुक्त किया गया और छत्तीसगढ़, झारखंड को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो इस संशोधन के बाद इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 स्टेट इसमें शामिल हैं। 3 स्टेट इसमें शामिल हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए। इसको करिए। हाँ जी, सवाल नंबर सेकंड,
वही सवाल है जो भी हमने पीछे किया है, उसी सवाल को दूसरे रूप में पूछा हुआ है। उसी सवाल को दूसरे रूप में ऐसे पूछा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजातीय कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान द्वारा ऐसे मंत्री की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो इसमें से कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? इनमें से कौन कौन से राज्य हैं? अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है पिछले ही सवाल में हमने। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? छत्तीसगढ़ शामिल है इसमें, बिल्कुल। इसके बाद झारखंड है, बिल्कुल है शामिल। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। और ये उड़ीसा है। तो क्या हुए? 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो पहले ही वाले सवाल को हमने थोड़ा रिवर्स करके पूछ लिया है इस तरह से। राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? चलिए, ऑडियो तो क्लियर है वैसे। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। यदि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लेता है तो इस शक्ति को क्या कहा जाता है? ये पावर क्या कहलाएगी? आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसमें देखें, यदि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है तो इस शक्ति को क्या कहा जाता है? ये शक्ति क्या कहलाएगी? देखिए, चलिए प्रश्न का उत्तर करिए। 2 का नहीं, 3 नंबर पे आई जल्दी से। 3 नंबर का सी उत्तर करें, पॉकेट वीटो। क्या ये उत्तर सही है? पॉकेट वीटो। तो देखो, भारत का संविधान जो कहता है, तो इसमें राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर जब वो रख लेते हैं, अपनी सहमति नहीं देते हैं, ठीक, तो ना तो उसको वापस लौटाते हैं, ना उस पर हाँ ही बोलते हैं, ना ही बोलते। तो जब रखेंगे तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। आगे देखो, चलिए, तो अब देखो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो किया गया था 1986 में, उस वक्त राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने भारतीय डाकघर अधिनियम संशोधन विधेयक आया था, अधिनियम नहीं, संशोधन विधेयक आया था, इसको अपने पास रख लिया था। इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया था। सरकार जो है, एक तरीके से कार्यकाल भी पूरा हो गया था और ये एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया था ये विधेयक, अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देते हैं। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी लोग। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? प्रश्न का नंबर डाल दीजिएगा। बाल मुकुंद जी कौन से का उत्तर करें? तो रामसर कन्वेंशन जो हुई थी, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, ये समझौता हुआ था जिसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये वेटलैंड्स के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो आर्द्र भूमि सम्मेलन एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ अपनाया गया था। इसलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन ही कर दिया गया। अब भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया? 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन भारत में लागू हो गई। और जुलाई 2025 तक भारत में अगर आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रामसर साइट्स जो हैं वो 91 हैं। ठीक, और इसमें भारत में सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। भारत में अभी एक सवाल पूछा हुआ था कि आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है, 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। अच्छा, दोपहर वाला सेशन हमारा मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा, इसमें कम ही स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे हैं। रामसर कन्वेंशंस क्या होते हैं? कभी कभी इसमें आपको कुछ डिटेल्स भी पूछता है। देखिए, रामसर कन्वेंशन की परिभाषा अगर देखें तो आर्द्र भूमि, दलदल भूमि, दलदली भूमि, पीटलैंड्स हो सकती हैं, जल के क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों, कृत्रिम हों, स्थायी हों, अस्थायी हों। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी भरा रहता है, दलदल वाले क्षेत्र हो सकते हैं, पीटलैंड हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी कैसा भी हो, खारा हो, ताज़ा हो, चलता हुआ, बहता हुआ, नमकीन हो, जिसमें समुद्र जल का क्षेत्र भी शामिल हो, जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे साइट्स कहलाते हैं, ऐसे साइट्स रामसर साइट कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, आर्द्र भूमि के उदाहरण जैसे समुद्री और तटीय क्षेत्र हैं, खाड़ियाँ होंगी, झीलें होंगी, दलदल, पीटलैंड होंगे, भूजल, मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ जैसे चावल के खेत, झींगा, तालाब, जलाशय, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे देखो, ये साइट्स हैं इस प्रकार के, ये सब दलदली क्षेत्र होते हैं, पानी वाले क्षेत्र होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो देखो, जब भी किसी भी पिरामिड की हम बात करेंगे, किसी भी पारितंत्र की जब हम बात करेंगे, चाहे पारितंत्र हो कैसा, चाहे वो पारितंत्र हो जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, कोई भी पारितंत्र हो, तो हमेशा इसका सीधा बनेगा। अगर ऊर्जा का पिरामिड बना रहे हैं तो एनर्जी का पिरामिड अगर आप बनाएंगे तो हमेशा सीधा बनेगा। इस प्रकार से ये पिरामिड बनता है, ठीक है, सीधा ही पिरामिड बनता है। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा सीधा होता है। इसका कारण यह है कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में स्थानांतरित होती है, तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जो है 90% लगभग ऊर्जा एक तरीके से दूसरे शरीर के द्वारा जो दूसरे कार्य होते हैं उनके करने में खर्च हो जाती है, और 10% ही ऊर्जा संरक्षित या स्टोर होती है, आगे जाती है। तो इसको लिंडेमैन का 10% का नियम कहते हैं। इसलिए उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और शीर्ष उत्पादकों तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत कम हो जाती है, जिससे सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? भाई सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत है वो किस मौसम में गाया जाता है? उत्तर प्रदेश का जो कजरी लोकगीत है वो किस मौसम में गाया जाता है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ये श्रावण मास के दौरान जो वर्षा ऋतु होती है उसमें गाया जाता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो इत्र या परफ्यूम के लिए बहुत फेमस है? तो परफ्यूम के लिए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो फेमस है? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, या भारत की इत्र राजधानी, या भारत की इत्र राजधानी भी इसको कहते हैं। भारत की इत्र राजधानी भी इसको कहते हैं। भारत की इत्र राजधानी बताइए कौन सी है? भारत की इत्र राजधानी उत्तर जल्दी से कीजिए इसका। आसाद का सी करें, कन्नौज। बहुत बढ़िया, कन्नौज को कहा जाता है भारत की इत्र राजधानी। यहाँ पर पारंपरिक जो देग भवका विधि होती है उसका उपयोग करके फूलों से इत्र निकाला जाता है, सदियों से चलती हुई आ रही है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य बकाया राजस्व की वसूली करना था? अब ये वाला सवाल हम कल नहीं, एक सेकंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जब आपको पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत। अगर आपको ध्यान हो, दिल्ली सल्तनत को जब हम पढ़ा रहे थे तो आपने ये सवाल वहाँ पर किया था। और ये किसने शुरू किया था? देखिए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दीवाने मुस्तखराज शुरू किया गया था। डिपार्टमेंट के नाम सीधे पूछते हैं। तो इसमें उसने देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की पॉलिसी अपनाई थी, भू राजस्व सुधार को प्रभावी ढंग से लागू किया था, तो उसके लिए एक दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट बनाया। तो जो मुख्य रूप से ऐसे लोगों के लिए जो राजस्व का जो बकाया रखते थे उनसे वसूलने के लिए इसको बनाया गया था। आगे चलो। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों के द्वारा विलय किया गया राज्य कौन सा था? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये व्यपगत का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके द्वारा पहला जो राज्य हड़पा गया था या विलय किया गया था वो कौन सा राज्य था? तो डलहौजी ने इसको शुरू किया था, व्यपगत के सिद्धांत को। डलहौजी, इसको डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो डलहौजी के अनुसार, ये सिद्धांत के अनुसार क्या करते थे, किसी संरक्षित राज्य का शासक जो होता है, जो अंग्रेजों के संरक्षण में कोई राज्य है, उसका शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है। मान लो कोई शासक है और उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्य स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसी के तहत जो पहला विलय किया गया राज्य हुआ वो सतारा हुआ था 1848 में, सतारा, ठीक है भाई। नंबर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा जिस क्वेश्चन का उत्तर कर रहे हैं। जैसे 9 क्वेश्चन है तो 9 का आपने सी करना है इस तरह से, है ना। तो 17 था 1900 नहीं, 1848 में किया गया था। इसके बाद जैतपुर, ठीक है, जैतपुर नहीं है ऑप्शन में, जैतपुर सेकंड, संबलपुर, फिर जैतपुर संबलपुर, जैतपुर संबलपुर जो थे, जैतपुर और संबलपुर ये अगले ही वर्ष, ठीक है। जैतपुर संबलपुर 1849 में। आगे चलते हैं। मैडन जूलियन ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं?
मैडन जूलियन ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं? तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों को लिया गया है, देख लीजिए आपको जिस भाषा में आसान लग रहा है या जिस भाषा में आप समझ पाते हैं उसको बताइए। मैडन जूलियन ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं? ये सिंपली MJO के नाम से मैडन जूलियन ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं? भाई सेशन को सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इसको, भाई लाइक तो कर दीजिए एटलीस्ट जितने लोग आए हैं। तो ये देखो उष्ण कटिबंधीय मौसम का सबसे बड़ा एक एलिमेंट है ये, तो एक विशाल मौसमी घटना है जिसमें अगर आप देखेंगे जो बादल हैं, वर्षा हैं, जो हवाएं हैं और दबाव के बड़े पैमाने पर परिवर्तन के रूप में जो भूमध्य रेखा के साथ साथ पूर्व की ओर यात्रा करने लगती है। तो इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पूर्व की ओर बढ़ने वाला एक वायुमंडलीय विक्षोभ होता है, ठीक है, ये 30 से 60 दिनों के चक्र में चलता है, 3 to 60 डेज के चक्र में ये चलता है, सॉरी 3 नहीं 30 to 60 डेज के चक्र में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा इनमें से कौन सा देश नहीं है? अफ्रीका का सींग इसको कहते हैं। अफ्रीका का मैप आपने देखा होगा, कुछ मैप इस प्रकार से होता है, ठीक है, अफ्रीका का। तो यहाँ पर ये है, ये कुछ क्षेत्रफल ऐसा निकला हुआ है इसका भूमि अफ्रीका का, तो ऐसे लगता है जैसे सींग के जैसा, ठीक है। तो इस सींग में कितने देश आते हैं? तो इसमें याद रखिएगा 4 देश शामिल हैं इसके अंदर। इसके अंदर 4 कंट्री शामिल हैं। इथियोपिया, यस, इरिट्रिया ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ठीक। तो यहाँ पर सूडान इसमें शामिल नहीं है। इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और याद रख लीजिएगा, साथ ही इरिट्रिया और याद रख लीजिएगा, ठीक है, इरिट्रिया और याद रख लीजिएगा। तो ये 3 ये हो गए और एक सूडान हो गया है। तो सूडान नहीं है इसमें शामिल, मतलब चारों ये आपके ऊपर वाले ऑप्शन से, ये इसमें शामिल नहीं होता है। जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD इसको बोलते हैं। BOD का संकेतक इनमें से कौन सा है? BOD का संकेतक आपको बताना है इनमें से कौन सा है? BOD का संकेतक इनमें से बताना है आपको कौन सा है। शाम को भी क्लास आपकी होगी तो आप लोग आइएगा, 9:30 बजे वाली क्लास होगी आपकी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास हमने सोचा आज आपके लिए कर लेते हैं, शाम में भी क्लास होगी, ठीक है, 9:30 बजे से जो इवनिंग में रहती है वो क्लास रहेगी हमारी। इसको देखो, चलो इसका उत्तर करो सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखें, 12th का बी कर रहे हैं, 12th का बी। तो पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन किस नदी के किनारे है? इसको बताएं। तो नरोरा पावर प्लांट यही बताइएगा कि कहाँ पर है ये। नरोरा पावर प्लांट ये भी बताइएगा कि कहाँ पर है। नरोरा पावर प्लांट, अब इसमें पूछा है कि नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कौन सी नदी के किनारे पर है? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन किस नदी के किनारे पर है? इसका स्थान भी बताइए कौन से जिले में है, ठीक है, स्थान भी बताइएगा, मतलब जिला बताइएगा मुझे भी। हाँ जी, चलो तो देखो इसमें डी हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे पर है। और इसमें पूछेगा तो बुलंदशहर करना है, बुलंदशहर, बुलंदशहर में नरोरा, बुलंदशहर में है नरोरा। प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये वाला प्रश्न हमने अभी कल परसों किया था, एक सेशन हम और कर रहे थे। तो शेख सलीम चिश्ती की जो संगमरमर से बनी हुई दरगाह है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बनवाने वाला कौन था? जो दरगाह है इसको बनवाने वाला कौन था? ये अकबर ने बनवाई थी, ठीक है, अकबर ने। आगे चलें। विजयनगर साम्राज्य में आमरम अनुदान का क्या अर्थ है? आपको हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, ठीक, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आपको यहाँ ध्यान आ रहे होंगे कि देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमने आपको डिस्कस किए थे पहले भी। तो जैसे विजयनगर साम्राज्य का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, इसको देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में अगर आप देखोगे आमरम शब्द जो है
इसका क्या मतलब था? तो जो सैन्य प्रमुख होते थे उनकी सेवा के बदले दिया जाने वाला क्षेत्र था ये। निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का संस्थापक सदस्य नहीं था? HSRA का संस्थापक सदस्य नहीं था। इसमें देखें, अच्छा देखो, इसमें इस सवाल को करिए सभी लोग, HSRA की स्थापना किसने करी थी? HSRA के संस्थापक, तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसके जो HSRA के संस्थापक थे उसमें सचिंद्र सान्याल हैं। इसके पहले इस संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, और कौन कौन थे? योगेश चटर्जी थे, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था। बाद में जो संस्थापक जो राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको पुनर्गठित कर दिया था, ठीक है। तो इसमें HSRA में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए इसको बताइए जल्दी से, इस वाले प्रश्न का उत्तर बताइए। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रही है थोड़ी सी। तो इसके संस्थापकों में तो कई सारे संस्थापक थे, योगेंद्र शुक्ल भी थे, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना, अशफाक उल्ला खान भी थे, सचिंद्र नाथ बख्शी भी थे, ये सब इसमें थे, ठीक। इसके नेता में भी अगर आप देखो चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिन सान्याल थे, भगत सिंह भी थे। इसमें अगर जो सदस्य नहीं था वो थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि जब इसकी स्थापना करी थी किसी दूसरे नाम से तो तब तो ये उसके संस्थापक थे, लेकिन बाद में इसका जब नाम चेंज किया गया था तो तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे चलो, मूल ढांचा सिद्धांत अगला देखेंगे। चलो समझ में आ गया ये वाला मूल ढांचा सिद्धांत। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया था कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू संविधान का एक मूल ढांचा है? जुडिशियल रिव्यू संविधान का एक मूल ढांचा है, ऐसा किसने बोला था? मतलब किस केस में बोला गया था? अच्छा सवाल है। तो मूल ढांचे का जो संबंध है ये किस केस से है? और ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो संसद को अधिकार है संविधान के प्रत्येक भाग को अमेंड करने का, संशोधित करने का, लेकिन अगर कहीं पर मूल ढांचा पाया जाता है तो उसको संसद चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकती, संविधान से संशोधित नहीं कर सकती। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, 1973 वाला केस था ये। इस केस में ऐसा निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसमें न्यायिक समीक्षा को भी स्पष्ट किया गया था और यहीं पर एक स्ट्रक्चर दिया गया था, एक मतलब क्या स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर या इस मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया गया था। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग या गिनी कोएफिशिएंट का उपयोग और लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है, इसको बताइए। तो लॉरेंज वक्र का अगर आप देखें किसी भी देश में आय और धन के वितरण को दर्शाता है एक तरीके से, ठीक। तो लॉरेंज वक्र और गिनी कोएफिशिएंट किस लिए है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था या आबादी में आय या धन के वितरण की असमानता को दर्शाता है, ठीक, आय की असमानता को दर्शाता है। आगे चलो, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के बीच में क्या मुख्य अंतर है? क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के बीच में क्या अंतर है? क्योटो प्रोटोकॉल को बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। इसके बाद में देखिए इसमें आपको अंतर बताना है। तो इसमें जो अंतर है, तो क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य लगाता है, जबकि पेरिस समझौता सभी देशों पर लागू होता है। एक बेसिक डिफरेंस इसमें यही रहेगा, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप देखिए ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी था ये,
और पेरिस समझौता 2015 वाला, ये क्या है, विकसित और विकासशील दोनों देशों को स्वयं के स्तर पर एक तरीके से इस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित करता है। बायो रिमेडिएशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? बायो रिमेडिएशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बायो रिमेडिएशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो, इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, जो प्रदूषित स्थल होते हैं हमारे, उनको साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग आदि करना। तो एक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक है ये एक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जिसमें दूषित पदार्थ, पोषक जो प्रदूषक हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उनको मूल रूप से जो विषैले और गैर विषैले पदार्थों में बदलने के लिए एक जानबूझकर जो बैक्टीरिया, उसका कवक आदि छोड़े जाते हैं या उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, जहाँ गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम सांस ली गई थी। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोई बताएंगे इसको? 20 का ए, सारनाथ बता रहे हैं, सारनाथ बता रहे हैं आप लोग। 20 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का देखें। तो देखो, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, कुशीनगर, ठीक है, ये बौद्धों के लिए एक तरीके से तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये तो यहीं पर गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो यही उनकी मृत्यु को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये बताइए कि किस वर्ष पारित किया गया था। सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हाँ, सना परवीन जी कह रही हैं कि एक भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो हम कल आपको करवा रहे थे, तो उसमें थोड़ा आपको ऐसा लगता है चैप्टर वाइज में थोड़े से प्रश्न आसान लगते हैं या पढ़े हुए होते हैं चैप्टर्स, लेकिन ये मिक्सड अप क्वेश्चंस हैं आपके। अब आप देखिए, हमने कहा था कि थोड़ा सा अब आपको ऐसा कराएंगे कि मिक्सड अप क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनमें आप देखिए कि कितना कर पा रहे हैं। तो सब नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कम से कम आप इनको करने का प्रयास करिए, तो इन प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो इसमें देखेंगे देखिए, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन जो हमारा अधिनियम है, ये कानून जो था 1950 में आया था। 1950 में तो आया था, लेकिन 51 में इसको लागू किया गया था। 51 में इसको लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ यानी यूनियन का क्या कर्तव्य होगा? थोड़े से जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ कम ही लिए हैं। जो कन्वेंशनल, जो परंपरागत क्वेश्चंस आपको पूछते रहे हैं अभी तक, उनमें से क्वेश्चंस हमने ज़्यादातर यहाँ नहीं रखे हैं। इसको देखें, इस सवाल नंबर को देखें। देखिए, अनुच्छेद 355 पर दो कर्तव्य हैं। तो इसमें एक तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना होगा। दूसरा, ये भी सुनिश्चित करना होगा, इसी में मेंशन है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रारूपों के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। यदि कोई सरकार इस कर्तव्य का पालन करने में विफल रहती है तो 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन लगने का आधार बन जाता है। उत्तर बी ठीक रहेगा, इसका उत्तर बी ठीक रहेगा। सवाल अगला देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का क्या कार्य होता था? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सन्निधाता का क्या मतलब है? मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का अर्थ बताइए। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का क्या अर्थ था या क्या कार्य था? चलिए, इसको बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो कोषाध्यक्ष था ये, ठीक है, कोषाध्यक्ष हुआ करता था ये, कोषाध्यक्ष, ठीक है। कोषाध्यक्ष कहिए शाही खजाने भंडार गृह का मुख्य अभिरक्षक। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं जिसमें चट्टानों को काटकर जलाशय आदि शामिल किए गए हैं?
इसको देखें सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, ये साइट कौन सी है? हाँ जी, तो यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट का उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर है 24। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक अद्वितीय जल प्रणाली, यानी हड़प्पा स्थल पर एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए जलाशय शामिल हैं? कौन सी साइट होगी ये? बड़ा आसान है, कर लोगे इसको तो आसानी है। ये धौलावीरा साइट है। ये धौलावीरा साइट के बारे में बता रहा है। भारत में लोकपाल देखिए, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की जो सिफारिश है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में जो नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र में तो लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार फर्स्ट ARC की थी ये, ठीक है। तो ये विचार जो स्कैंडिनेवियाई देशों का जो ओम्बुड्समैन संस्था है वहाँ से प्रेरित है। ये सवाल आया भी है। और लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ है भारत में? 2013 में। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार। और वो ध्यान रखिएगा, तो ये क्या, प्रथम प्रशासनिक सुधार यानी फर्स्ट ARC, ठीक, फर्स्ट ARC। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। और ये एक्ट कब आया था? ये वाला एक्ट कब आया था? लोकायुक्त और लोकपाल 2013 में ये एक्ट पारित हुआ था। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिए, पहली बात, इसमें आपको गलत वाला ढूंढना है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार मुख्य विपक्षी दल से होता है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे, यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसको देखें, तो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है, ना कि 5 का। लाफर वक्र क्या दर्शाता है? लाफर वक्र क्या दर्शाता है? लाफर वक्र क्या दर्शाता है? तो देखो, लाफर कर्व जो होता है, कर की जो दरें होती हैं और सरकार के द्वारा जो अर्जित कर राजस्व की राशि है उसके बीच के रिलेशन को ये दर्शाता है। भाई सेशन को आप लोग एक बार लाइक शेयर कर दें। सभी लोग, जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं सेशन से, एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो। हाँ, अगले सवाल पर आते हैं अपने। बेसल थर्ड मानदंड जो है, या बेसल थर्ड जो नॉर्म्स हैं जो अक्सर समाचारों में रहते हैं, किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है ये बेसल थर्ड? तो बेसल अकॉर्ड जो है ये बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के द्वारा जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता मानक को डिसाइड करते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में SDG 13 का क्या उद्देश्य है? टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, SDG गोल हैं 17, ठीक। तो 17 विकास लक्ष्यों में 13वां विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। एजेंडा 21 जिसकी उत्पत्ति 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी, किससे संबंधित है ये? यह है किससे संबंधित? तो 21वीं सदी में धारणीय विकास को मापने के लिए वैश्विक कार्य योजना, ठीक। 21वीं सदी में धारणीय विकास को मापने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना, एजेंडा 21। उत्तर प्रदेश में सूर्यताल पक्षी विहार किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सूर्यताल पक्षी विहार किस जिले में है?
सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सुराताल पक्षी विहार कौन से में दे 31 का बताइए। तो इस सुराताल पक्षी विहार को अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, ठीक है, बलिया जिले में है। आगे चलो, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिकनकारी का उत्पाद किस जिले से संबंधित है। चिकनकारी जो है ये किस जिले से संबंधित है। तो चिकनकारी और जरदोजी दोनों के दोनों, चिकनकारी जरदोरी दोनों के दोनों लखनऊ से संबंधित है, ठीक है, लखनऊ से। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, इसके बीच में मौलिक अंतर क्या है। इन दोनों शाखाओं के बीच में मौलिक अंतर क्या है आपको बताना है। तो कौन सा अंतर है इनमें से। तो दोनों शाखाओं के बीच में क्या है। तो हीनयान को थेरावाद, जो एक तरीके से जो बौद्ध धर्म की या महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें एक महापुरुष मानते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसके विपरीत जो महायान शाखा है, तो ये बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजना शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें उत्तर हो जाएगा बोधिसत्व की अवधारणा और बुद्ध की देवत्व की प्राप्ति, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने का क्या अर्थ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने का क्या अर्थ है। तो आज हो सकता है कि आपके विज्ञान का टेस्ट हो इवनिंग में, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता हवा में मौजूद जो वाटर वेपर की मात्रा, ठीक है, उसी तापमान पर हवा द्वारा धारण किए जा सकने वाली अधिकतम जलवाष्प की मात्रा का अनुपात है। इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। तो जब सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है तो हवा सैचुरेटेड होती है, यानी वो और अधिक नमी धारण नहीं कर सकती है। इस बिंदु को ड्यू पॉइंट कहते हैं या औसांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फोहेन और चिनूक किस प्रकार की पवनें हैं। फोहेन और चिनूक किस प्रकार की पवनें हैं। फोहेन और चिनूक किस प्रकार की, फोहेन और चिनूक किस प्रकार की पवनें हैं। तो ये पर्वत के जो अनुवात ढाल होते हैं, लीवर्ड साइड्स होती हैं, उन पर उतरने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं ये, ठीक, गर्म और शुष्क हवाएं हैं ये। तो फोहेन जो है आल्प्स पर्वत में, चिनूक रॉकीज पर्वत की ये स्थानीय पवनें हैं। ये जब बनती हैं जब नम हवा जो है एक पर्वत श्रृंखला को पार करती है, ठीक। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अवधारणा से संबंधित है। तो एक केस हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस। तो इसमें इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है, मंडल आयोग कमीशन, आपके मंडल आयोग कहा जाता है इसको। तो ये आरक्षण पर ऐतिहासिक मामला था। सुप्रीम कोर्ट में इसने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण था, इसको वैध ठहराया, ठीक है, इसको वैध ठहराया। आगे चलो, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें क्या होता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इसे दो टर्म से मिलकर के बनाया गया है। स्टैगफ्लेशन को, ये विरोधी आभासी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ये है स्टैग्नेशन यानी ठहराव, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, दोनों को मिलाकर के बनाया गया। जब एक ही समय में तीन समस्याएं होती हैं, जैसे कीमतें तेजी से बढ़ रही हों तो उच्च मुद्रास्फीति हो गई, आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, एक ये कंडीशन होगी, और बेरोजगारी का स्तर जब ऊंचा हो जाता है, तो ये तीनों मिलाकर के क्या बनती हैं, ये तीनों ही मिलाकर के स्टैगफ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। क्लियर हो गया। अगला देखो, एंजल टैक्स। एंजल, ये एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या है। एंजल टैक्स क्या होता है। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स है जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक पर शेयर जारी करके
प्राप्त निवेश पर लगाए जाने वाला टैक्स होता है ये। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सवाल अगला, राजकोषीय समेकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, राजकोषीय फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? तो राजकोषीय समावेशन या समेकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो सरकार है अपनी राजकोषीय नीति को सुधारने के लिए नीतियां बनाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो राजकोषीय घाटा होता है, जब हमारा व्यय हमारी कमाई यानी आय यानी अपने राजस्व से ज़्यादा हो जाता है तब राजकोषीय घाटा वाली कंडीशन आती है। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो राजकोषीय घाटा होता है उसको एक स्तर तक कम करना होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। और आप ध्यान रखिएगा, देश के लिए जो राजकोषीय नीतियाँ हैं, जो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीतियाँ कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। और देश के लिए जो मौद्रिक नीतियाँ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इनको आरबीआई बनाती है। ये प्रश्न भी पूछता है आपसे। आगे चलो, पारिस्थितिकी आला इकोलॉजिकल नीश शब्द का उपयोग का सबसे अधिक या सबसे अच्छा वर्णन क्या हो सकता है? सबसे अच्छा वर्णन आपका क्या हो सकता है, आपको बताना है। पारिस्थितिकी आला इकोलॉजिकल नीश, तो एक प्रजाति का, एक होता है प्रजाति का निवास स्थान, जहाँ प्रजाति निवास करती है, रहती है। कोई भी जानवर जीव जंतु की प्रजाति जहाँ पर रहेगी वो कहलाएगा उसका हैबिटेट। और ये इकोलॉजिकल नीश हैबिटेट से थोड़ा अलग है। तो ये उस प्रजाति की संपूर्ण जीवन शैली की और उसकी जो कार्यात्मक भूमिका है उसको दर्शाता है। देखो, इसमें कोई भी जीव क्या खाता है, इसका शिकारी कौन है, प्रजनन कैसे करता है, अपने क्षेत्र के जो पर्यावरण जैविक और जैविक के साथ में कैसे संपर्क में आता है, ये सब कार्यात्मक भूमिकाएं जो होंगी, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? इसको भी आप कर लोगे। इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? इस सवाल को भी आप आराम से कर लोगे, मैंने करवाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। इन सीटू एक्स सीटू में क्या अंतर होता है? तो ये जैव विविधता अर्थात किसके संरक्षण के लिए है? ये जैव विविधता संरक्षण की ये विधियां हैं, दो विधियां हैं। तो इन सीटू में केवल पौधों का संरक्षण होगा क्या? देखिए, पौधों का नहीं, जीव जंतु और पौधों दोनों का, जबकि एक्स सीटू में जानवरों का। तो पहला तो गलत। इन सीटू संरक्षण प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करती है, एक्स सीटू ने बाहर संरक्षित करती है। अगर किसी भी पेड़ पौधे की जीव जंतु को खतरा है किसी जंगल में और उस जंगल को ही आप सुरक्षित कर दें, उस जंगल को ही नेशनल पार्क घोषित कर दें, वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, प्रतिबंधित कर दें। ठीक, तो ये क्या है? इन सीटू एक्स सीटू। पर्यावरण वाली क्लास देखना, उसमें सारा करवाया हुआ है। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कुम्हार समुदाय होता है उनका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें पुरुष जो है महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड क्षेत्र बताइए कौन कौन से दो राज्यों में आता है? अगर आपको मालूम है, हमने एक क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था कि जो बुंदेलखंड है, भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, एक बार कर दीजिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, लगभग 7 ज़िले, और मध्य प्रदेश के 6 ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश का जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? आसान सा सवाल है, ये तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा ही हुआ है। ये वाला सवाल तो कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जल्दी से इसको बताइए। अब देखो, हमारे आज इसमें 50 प्रश्न करेंगे, 50 क्वेश्चन। इवनिंग में आपकी क्लास रहेगी 9:30 पर, 9:30 PM पर हमारी क्लास रहेगी इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में जिस समय क्लास चलती है उसी समय क्लास चलेगी, आप लोग आ जाइएगा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नॉलेज बिल्कुल लेके बैठे हुए हैं आप लोग, इस बात की भी। नहीं, नॉलेज पार्क लखनऊ नहीं है, नोएडा हो जाएगा। नोएडा में भी नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक, तो ग्रेटर नोएडा जाना जाता है किसके लिए? ये नॉलेज पार्क। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क, जो आप कभी गए हो ग्रेटर नोएडा, तो परी चौक एक बड़ा फेमस चौक है, यूट्यूब में डाल करके सर्च कर सकते हैं, या जो गए होंगे वो जरूर जानते होंगे या सुना भी होगा परी चौक। परी चौक के आसपास की जो क्षेत्र है वो ग्रेटर, परी चौक खुद ग्रेटर नोएडा में है, उसके आसपास के क्षेत्र आप देखेंगे 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को क्या किया गया है? एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र तैयार किया गया है, उसमें शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत कॉलेजेस मिलेंगे आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज, दुनिया भर के कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए नॉलेज पार्क इसको कहा गया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद गठित 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसको चुना गया था? लोकसभा के स्पीकर के रूप में कौन चुना गया था?
ठीक है। तो इसमें बताइए, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, इसका ठीक रहेगा, ओम बिरला। ओम बिरला। पहली लोकसभा के बताइए, प्रथम लोकसभा के किसको याद है? जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। 2025 में भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए अच्छा, वो हमने सेशन कर ही लिया, वरना हम देख रहे थे कि शुरुआत में बच्चे आ ही नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि इसको क्लास को बंद ही कर दिया जाता। लेकिन ठीक है, आप लोग आ गए, बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक एक्स्ट्रा क्लास आपको और मिल जाएगी आज। तो देखो, ये रामनाथ कोविंद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, इसकी विशेषता क्या थी? रैयतवाड़ी विशेषता, रैयतवाड़ी की विशेषता आपको बतानी है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोई मध्यस्थ नहीं होगा अंग्रेज़ों के बीच में और किसानों के बीच में। तो ब्रिटिश सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व का समझौता किया। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश सरकार ने किसके साथ में किया था? बिचौलियों के साथ, ज़मींदारों के साथ में वो किया था समझौता। लेकिन इसमें रैयतवाड़ी में रैयत को बोलते हैं किसान को, ये प्रश्न पूछा हुआ है, रैयत बोलते हैं किसान को। तो रैयतों के साथ में सीधा समझौता किया था, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? राजस्व, ये तो परमानेंट सेटलमेंट है, पूरे गांव को नहीं, सरकार सीधे किसानों और रैयतों से वो राजस्व वसूलती थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन की व्यवस्था थी या विशेषता थी? अष्टप्रधान किसकी इसमें हुआ करते थे? अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य में हुए अष्टप्रधान, मराठा साम्राज्य में हुए अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य की एक शक्तिशाली मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। 8 मंत्री इसमें शामिल थे और इसका जो प्रमुख नेता वो पेशवा यानी प्रधानमंत्री कहलाया। तो उसमें अलग मंत्री अगर देखो, जैसे अमात्य हैं, अमात्य वित्त मंत्री को कहा गया है, सुमंत विदेश मंत्री को कहा है, सेनापति कमांडर इन चीफ को कहा गया। इस प्रकार से 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसमें नरमपंथी गरमपंथी के बीच में एक तरीके से वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे। तो गरमपंथी लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर कड़े प्रस्ताव जो है पारित करना चाह रहे थे। लेकिन नरमपंथी जो थे, जैसे रासबिहारी घोष को अध्यक्ष जो है एक तरीके से अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के साथ वो टकराव से बचना चाह रहे थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलो, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किस प्रकार की भू आकृतियां हैं? ये किस प्रकार की भू आकृतियां हैं, दोनों बताइए। तो देखो, ये कास्ट स्थलाकृतियां हैं जो चूना पत्थर और घुलनशील चट्टानों से बनती हैं। तो स्टैलेक्टाइट एक कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होती है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? भूमिगत जल द्वारा निर्मित कास्ट भू आकृतियां होती हैं ये। आज का अंतिम सवाल, यह एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषता क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषता आपको बतानी है। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे अभी, ठीक है, मतलब हो गया जितना भी क्लास का वो होना है हमारा, क्योंकि इवनिंग में भी क्लास है, ठीक है, इवनिंग में भी क्लास है। तो देखो, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है, दूसरी परत समताप मंडल है। तो मौसम संबंधी घटनाएं पहली परत में होती हैं क्षोभ मंडल में, इस परत में ओजोन पाई जाती है, ये ठीक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मीजोस्फीयर होती है, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, चलिए इसको बताइए। 50 का बी। 51 पर आइए, 51 पर आए हैं हम लोग। बी बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से तरफ है ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है इस साइड में मिलेगा, पूर्वी साइड। वैसे तो उत्तर पूर्व साइड कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्वी साइड में आता है। सना परवीन जी, आज इकोनॉमी का क्लास लेंगे क्या? शाम को 6 बजे। आज एप्लीकेशन पर जो मतलब वहाँ पर क्लास नहीं हो पाएगी, आज यहीं पर क्लास करेंगे, ठीक है।
आज यहीं पर क्लास होगी, मतलब चैनल पर होगी रात 9:30 बजे से 9:30 PM पर, ठीक है। 9:30 PM पर होगी, टारगेट सरकारी नौकरी पर ही इसी चैनल पर क्लास होगी, आप लोग आ जाइएगा। ज्ञान बहादुर जी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इवनिंग वाले सेशन में जुड़िएगा आप लोग। तो ये वाला जो मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया है ये मिक्सअप क्वेश्चंस का था, इसमें सामान्य अध्ययन में आपके मिक्सअप क्वेश्चंस थे। ये आपको पसंद आया, इसको बताइएगा। हाँ प्रियंका जी, क्लास ये पर डे चलती है। अंशु जी प्रणाम। ये क्लास देखो इवनिंग में जो रात में होती है क्लास 9:30 बजे होती है, वो तो डेली चल रही है। अभी कुछ दिन से हमारी ये दोपहर वाली क्लास 1 बजे वाली बंद थी, लेकिन 1 बजे वाली क्लास अब हमने स्टार्ट कर दी है। ये तो 1 बजे भी ये क्लास चला करेगी आपकी, और इवनिंग में भी 9:30 बजे से चला करेगी। 2 क्लास चल रही हैं अभी, डेली आइएगा आप लोग, डेली आइएगा। कोई प्रॉब्लम या कुछ विशेष समस्या होगी तो शायद नहीं होगी कभी क्लास, वो बता दिया जाएगा आपको। चलिए इवनिंग वाली क्लास में अब लोग आइएगा सारे लोग, ठीक है। उसमें कुछ और नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और रविंद्र जी, अंशिका मौर्य जी, ठीक है। सुरेश जी, ठीक है। चलो इवनिंग में करते हैं सेशन को, अब बाकी मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए।